अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज के प्रोग्राम सहाफ़ी में तीन बड़े सहाफ़ी हमारे मेहमान हैं और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के तमाम अहम कौमी इशूज़ की। सबसे बढ़ के जो सैलाब है जिसने पंजाब को जकड़ा है और सिंध में भी बहुत नुकसान हो रहा है। इसी सिलसिले में आपको तारफ़ कराते चलें, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब। हमें ज्वाइन किया है जनाब सीनियर जर्नलिस्ट माजिद निज़ामी साहब ने, और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं जनाब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले तो मज़हर अब्बास साहब, मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। इस वक्त क्योंकि सिंध की तरफ तमाम पानी के सैलाबी रेलों का रुख है, तो क्या सूरत हाल है ओवरऑल इस वक्त सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में? देखिए मती, जो अभी देखना ये है कि सिंध में जब पानी का बड़ा रेला आता है तो उसका क्या सूरत हाल होगी। वज़ीर आला चंद दिनों उधर सखर में थी, बिलावल भुट्टो भी गए थे। उन्होंने दावा तो ये किया है, आज भी उन्होंने गुफ्तगू की है, दावा ये किया है कि हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं। तो जब देखते हैं, एक्सपेक्टेड यही है कि कोई बड़ा अगर रेला आता है और तो उसका वाकई इतने ऐसे इंतजाम हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। जहाँ तक कराची की सूरत हाल है, कराची में पिछले 2 दिन में बहुत शदीद बारिशें हुई और मुस्तकिल हुई बारिशें, यानी नॉन स्टॉप जैसे रेन कहते हैं उसमें ये तो हुआ है कि 24 घंटे में यानी पानी की निकासी का काम तो बेहतर हुआ। लेकिन प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कराची में रही है, एक तो ड्रेनेज सिस्टम कोई है ही नहीं, जो है वो बहुत ही फॉल्टी ड्रेनेज सिस्टम है। फिर जो ट्रैफिक जैम होता है बेसिकली वो होता है क्योंकि नई नई सड़कें बनती हैं और एक बारिश में टूट जाती है सड़क। जब सड़क टूटती है तो गड्ढे बनते हैं, तो ट्रैफिक स्लो होता है, तो उस दौरान जो है और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। कोई एक ऐसा अंडरपास नहीं है कराची में कि जहां पानी जो है जब बारिश हो तो पानी ना जमा हुआ हो। इसी तरह फ्लाईओवर्स जिस तरह बने हुए, तो आपने चाहे जितनी भी बारिश हो उसको उस बारिश का पानी निकाल भी लें, लेकिन इसका जो मसला है बुनियादी तौर पे वो यही कि जब तक एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, जब तक सड़कें अच्छी, ये कैसे मुमकिन है कि बड़ी बड़ी सड़कें एक साल 6 महीने में टूट जाती हैं और देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। यानी सड़क अगर बना रहे हैं आप, सड़कें बना रहे हैं तो उसकी कम से कम गारंटी तो 10 साल से 20 साल की होनी चाहिए। यहाँ साल भर भी सड़क जो है सस्टेन नहीं कर सकती। मज़हर अब्बास साहब, हमने तो सुना था कि कराची के ड्रेनेज सिस्टम के लिए बड़े मंसूबे भी लाए गए चंद साल पहले, अरबों रुपया उस पर लगा भी। उन मंसूबों का क्या हुआ ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से? मती, वो कैसे बनेंगे ड्रेनेज सिस्टम, आपको मैं क्या बताऊं कि जब आपने इतनी अब बेबसी का भी इजहार किया जाता है ना कि जी अब अगर 16 मंजिला बन गई तो 16 मंजिला को हम कैसे गिराएं, 18 मंजिला बन गई तो 18 मंजिला को कैसे करें। जब ये चीजें हो रही होती हैं, नालों के ऊपर इमारतें खड़ी हुई हैं, हजारों की तादाद में आपने कच्ची आबादियां बसा दी हैं उसके, तो ये मल्टीप्लाई चीजें होती चली जाती हैं। ये चाहे वो जो इलाके केएमसी के अंडर आते हो उसका मसला हो, जो इलाके कैंटोनमेंट में आते हो उनका मसला हो, या डीएचए में आते हो उनका मसला हो। तो कराची का ओवरऑल मसला मल्टीप्लाई होता है। वो एक ऐसा जाल फैला दिया है हाई राइज बिल्डिंग्स का कि जिसके बायस आपका पानी का क्राइसिस भी खड़ा होता है, आपके ड्रेनेज का क्राइसिस भी खड़ा होता है, और ये हमेशा रहेगा। ये याद आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक नेस्ला टावर नामी इमारत को बिल्कुल गिरा दिया और यहाँ तक कहा कि बारूद से उड़ा दिया जाए उसको। एक इमारत को तो गिरा दिया गया। तो ऐसी कई इमारतें हैं जो कि उनका नॉन कन्फर्मिंग यूज भी हो रहे हैं, तजावजात भी हैं, शादी घर बन गए, इवन के डिफेंस के पर्पस की जो ज़मीनें हैं उस पर कारोबारी इमारतें बन गई हैं। तो ये सारी जो तजावजात हैं कराची में, इनके अलग अलग कवायद हैं, अलग अलग बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं। तो ये सारे इमारतों का क्या हुआ? ख़ास तौर पे शारा फैसल के दाएं बाएं बड़े बड़े जो रकबों के ऊपर तामीरात हुई हैं, उनके हवाले से कुछ संजीदगी से सूबाई हुकूमत कोशिश कर रही है कुछ? मती, कराची इज इन कंप्लीट मेस। कराची दरअसल कराची नहीं है, कराची पाकिस्तान है। ये कोई रियलाइज नहीं करता।
तो ये जिस तरीके से शहर को बनना चाहिए था वो तो नहीं बना। अब तो आपने जो तबाही मचा दी वो मचा दी, और इसमें एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन असल चीज ये है कि इस वक्त भी जो चीजें आप कम से कम मिनिमम जो बेहतर कर सकते हैं, आप सड़कें चौड़ी कर सकते हैं, आप सड़कें बेहतर बना सकते हैं। अब मैं आपसे ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले बात कर रहा था कि सफूरा रोड से लेके जेल रोड तक, जो कि जहां हजारों की तादाद में लोग बल्कि लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, पिछले 5 साल से टूटी पड़ी हुई है। एक प्रोजेक्ट है, उसमें विफाक अपनी बात करता है, सूबा अपनी बात करता है, जो उसका पूरा डिजाइन है वो इतना, यानी आप कैसे और 5 साल पहले एक बेहतरीन सड़क बनी थी, वहां ऐसी सड़क बनी थी कि लोग वीडियोस बना के शेयर किया करते थे उस सड़क को, उसको यकायक तोड़ दिया गया। तो इट्स एन कंप्लीट मेस जो सूरत हाल है, उसमें चीजें बेहतर नहीं हो रही बदकिस्मती से। आप इतने ज्यादा अगर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे आप हैरान रह जाएंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूं, पहली मर्तबा शायद आपने नहीं सुना होगा, एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट भी कराची में हुआ है जहां डॉलर्स में फ्लैट्स बिक रहे हैं। ओके, रुपयों में नहीं, डॉलर्स में। उसमें तो इस तरह जब कराची को इस तरीके से लूटा जाएगा, इस तरीके से तबाही आएगी शहर की, तो आप कैसे सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं? उसमें आप सिर्फ पैच वर्क कर सकते हैं, जो पैच वर्क किया जाता है। चलें, हमारी दुआ है कि जो इस वक्त जिन खतरात का सामना है सिंध के सूबे को, कराची को, वो ख़तरात जो हैं अल्लाह ताला मदद करे सिंध के वासियों की। पर हम आते हैं पंजाब की तरफ, और पंजाब में माजिद निज़ामी साहब क्विकली ज़रा बताएं कि जो सूबाई हुकूमत है, बज़ाहिर तो मामलात मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में नहीं हैं, और वैसे भी जिस सतह का अब की बार सैलाबी रेला आया या रेले आए, तो कोई भी हुकूमत होती तो शायद उनके बस में ये ना होता। इसके बावजूद भी आप क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही है सैलाब से निपटने के लिए अब तक की? जी, मेरा ख्याल है कि सैलाब से निपटने के लिए सैलाब आने से पहले जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं की गई। और मैं भी इस सारे मामले को क्लाइमेट चेंज या भारत की आबी जारहियत से जोड़ने की बजाय मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस के साथ मुंसलिक करना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि पंजाब के मैदानी इलाकों के अंदर दरिया में मौजूद तजावजात के हवाले से हुकूमत ने कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई। ये बात दुरुस्त है कि कानून मौजूद हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, एनालिसिस की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं है। और इसलिए अभी कल परसों ही मिसाल के तौर पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह ऐलान किया कि हम ने 7 किलोमीटर के पुश्ते बना लिए हैं दरियाए रावी पे। बाकी हमने दरियाए रावी के दोनों तरफ 46 किलोमीटर के हिफाजती पुश्ते बनाने हैं, जिसके बाद लाहौर जो है वो सैलाब से महफूज हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये काम 3 साल में मुकम्मल होना था तो ये रूडा बनाने के बाद पहला काम ये क्यों नहीं किया गया? सैलाबी रेलों को रोकने के लिए जो हिफाजती इक़दाम हैं वो तो अब किए जाएंगे, लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज को प्लॉटिंग करने की, जमीन काट के बेचने की जो इजाजत है वो किसने दी और किस तरह से ये मामला होता रहा? तो जो बड़ा बेसिक काम करने का था लाहौर को महफूज करने के लिए वो ये था कि रूडा के तहत आपने दरियाए रावी को महफूज बनाना है ताकि उसके सैलाबी रेले से लाहौर महफूज रह सके। अब जब सारी तबाही हो चुकी है, नुकसान हो चुका है, उसके बाद ये अनाउंस किया गया है कि जी वो जो प्रोजेक्ट कागजों में मौजूद था अब उसको प्रैक्टिकली भी किया जाएगा। तो इस तरह मिसमैनेजमेंट की और बैड गवर्नेंस की बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो पंजाब में मौजूद हैं। एक और बड़ा मसला जो इस वक्त पंजाब में दरपेश है वो ये है कि सैलाबी रेले से बचाव के लिए किस दरिया के किस बंद में कहां से शगाफ डाला जाए, ये वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिसके ऊपर बहुत से एतराजात हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जहां पर जो जितना ताकतवर है वो इसी हिसाब से वहां से पानी को आगे निकालने की कोशिश करता है ताकि उनके ग्रुप की, उनके अफराद की जमीनें बच जाएं और उससे आगे कहीं और जो है वो तबाही आए। तो ये दो चीजों को मेरा ख्याल है जब हम मिला के देखते हैं तो पता चलता है कि गवर्नमेंट की जानिब से एटलीस्ट वाटर के जो पैसेजेस हैं उनको जिस तरह मेरिट पे डील करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा। तो जब ये बेसिक काम नहीं होगा तो उसके बाद फिर आप डैमेज कंट्रोल का दावा नहीं कर सकते, फिर आपके मसाइल बढ़ेंगे। और यही देखने में आ रहा है
कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर जिली इंतजामिया तो मौजूद है, वो अपना काम करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन चूंकि आपने बड़े फैसले नहीं लिए, बड़े इक़दामात नहीं किए, तो इसलिए अब ये सारी मुश्किल और परेशानियों का सामना आपको है। ठीक है हफीजुल्लाह न्याई साहब, अभी तक जो पंजाब से नुकसानात के अदाद शुमार आ रहे हैं तो तकरीबन 80 के करीब अमवात हुई हैं और 42 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। तो हुकूमत इनको खुराक की फराहमी और तिबी सहूलतों की फराहमी और बीमारियों से बचने के लिए जो इक़दाम कर रही है, आपके नज़दीक वो नाकाफ़ी हैं या काफ़ी हैं? क्या सूरत हाल है? देखिए जी, मेरे दोनों साथियों ने काफ़ी डिटेल में उसको जो है अहाता कर लिया है। हम तो पूरी ज़िंदगी, मैंने तो यही देखा है कि हमने सिर्फ फायर फाइटिंग की है, और ज़ाहिर है कि जब कर रहे होते हैं तो इसमें दो राय नहीं है कि जिस हुकूमत जब भी कोई इस तरह का नेचुरल डिज़ास्टर आया है, उन्होंने अपनी सलाहियतों के, अपने वसाइल से बढ़ के कोशिश की है उसको हल करने की। अब सलाहियतें कितनी हैं, वसाइल कितने हैं, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। इसके बारे में आप कुछ राय सुन चुके हैं कि चूँकि पहले से तैयारी है ही नहीं, अब जब करनी फायर फाइटिंग है, और फायर फाइटिंग के लिए आपके 4 ट्रक्स हैं तो आप 4 ट्रक्स ही यूज़ करेंगे। वहाँ अगर 10 की ज़रूरत है तो 6 कहाँ से लाएंगे उस दिन? आज अब कहाँ से जो है, जिसको कहने फ़र्ज के 1 लाख खैमा चाहिए, तो उसकी अगर तैयारी नहीं है तो कहाँ से आएगा? अब आज वज़ीर आज़म साहब ने एक एमरजेंसी नाफिज कर दी है और एक कमेटी बना दी है एहसन इकबाल साहब की ज़ेरे जो है सरपरस्ती या सदारत काबीना कमेटी, जिसने जो है अगले आने वाले वक्तों में उसके सजबाब के लिए कोई बंदोबस्त करने और कोई मेजर्स लेने या सजेस्ट करना और प्लानिंग करके रखनी है कि जो नेचुरल जो क्लाइमेट जो चेंजेस हैं ये एक परमानेंट फीचर है तो इसके मुताबिक होगा। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर जब बनी थी तो क्या बनना था, ये था कि अब आइंदा जब होगा तो ये करेगा। अब नेचुरल डिज़ास्टर को बनने मुझे नहीं पता, मेरा तो ख्याल है कि निज़ामी साहब मेरी रहनुमाई करेंगे। 10 साल तो हो गए होंगे इसको बने हुए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ इस मुल्क के अंदर क्राइसिस है। मैं तो एक ही फिक्र कहता हूँ और वो मेरे ख्याल है काफ़ी होना चाहिए, और वो हर चीज़ को, हर शोबे को, हर पहलू को वो कवर करता है कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान जिसमें कोई हुकूमत कायम है और अगर उसमें एक आइन है और जो हम कहें कि आइन मौजूद है, तो उसकी जो सबसे मोस्ट जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों के जान और माल की हिफाजत करना। अब ये मदर साहब जो है कराची में सबसे ज़्यादा तजर्बाकार बैठे हैं, ये मेरा ख्याल में कमो पेश 1985-86 भुगत रहे हैं, और वो वबा जो पूरे पाकिस्तान को पहुंच चुकी है कि आज पाकिस्तान का 25 करोड़ लोग जो हैं, क्या उनके जान और माल की हिफाजत खुद कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है? कराची के आगे गेट से क्या हम परेशान होते थे, अब लाहौर के गेट से क्या परेशान हो गए? मेरे तो शहर मियाँ वाली के अंदर यही गेट्स लगने शुरू हो गए हैं, और जो हमें खर्चा गार्ड्स में उठाना पड़ता है, जो बगैर किसी वजह के आपको यार आप बंदे को 2 गार्ड चाहिए, क्यों चाहिए? कि आपने अपने जान अपने माल की खुद हिफाजत करनी है। और ये ज़माने कदीम से जिस किस्म की रियासतें रही हैं, बादशाहतें रही हैं, सब के दरमियान एक ही होता था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है ना कि फरात के किनारे अगर कोई कुत्ता प्यासा मरेगा या भूखा मरेगा तो मेरी जिम्मेदारी है, उमर से पूछा जाएगा उसका। और ये हर ज़माने में वो कंधों में लाल के अनाज ले लेके लोगों के घरों पर जाते थे और ये देखते थे भूखा तो नहीं सो गया। कहाँ अब आपका अपना अनाज जो पड़ा है वो लोग आपसे छीन ले जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक लाइनर है कि जिसके अंदर सैलाब भी आता है, सैलाब ना भी आए तो बलूचिस्तान के हालात देख लें, केपी के देख लें, पंजाब के देख लें, सिंध के देख लें। 85 से अगर ये वबा थोड़ी पहले कुछ थोड़ी सी तो ज़्यादा शुरू हुई है कि इस मुल्क में जो आईन है पाकिस्तान कहता है और रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि शहरियों के जान और माल की हिफाजत करे, डिज़ास्टर में ज़्यादा करे। तो जब आम हालत अमन में नहीं कर सकती तो एक्सपेक्ट करना, बहरहाल जो कुछ कर रहे हैं मैं उसको बुरा नहीं समझता हूँ, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और सारी हुकूमतें जब भी आती हैं तन मन धन लगाती हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। चलिए, मसले का हल नहीं है। मुस्तकिल बुनियादों पे इदारे होने चाहिए, जमहूरी अमल होना चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए और फिर उस पर एहतसाब होना चाहिए और आवाम को ये मालूम हो कि किस से सवाल करना है
और किसका एहतसाब करना है और किसका एहतसाब हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में मज़हर अब्बास साहब, कल जो सहाफ़ियों पे तशद्दुद हुआ पीटीआई के कारकुनों की तरफ से, बल्कि 2 दिन पहले की बात है, तो अब बैरिस्टर गौहर अली खान ने बतौर चेयरमैन पीटीआई उस पर माजरत भी कर लिया। हम आपको थोड़ी सी वो झलक दिखा दें उस माजरत की। मैंने तहे दिल से आपसे माजरत करनी कि ये वाकया अनफॉर्चुनेट था, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ हम किसी सूरत किसी को नहीं उकसाते कि वो जर्नलिस्ट पे हटे करें। आपसे मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ आज तक जितना साथ आप हमारे साथ दें। मतलब साहब चलें, ये तो पीटीआई ने एक मसले को ख़त्म करने के लिए एक अच्छी कोशिश कर ली है, मगर इमरान खान की तरफ से जो पैगामात अब अलीमा खान मीडिया को पहुंचा रही हैं, उनसे क्या लगता है कि इमरान खान चाहते क्या हैं? बज़ाहिर तो उन्होंने टीटीपी और अफ़गान महाजरीन से मुतल्लिक़ भी अपनी पुरानी पॉलिसी को दोहराया है, और एक और नया इंकशाफ भी हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए, मगर उनका पासपोर्ट ब्लॉक है। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। मैं बात बता नहीं रहा था, लेकिन अभी खान साहब ने जो कह दिया तो बता देता हूँ कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है अब तक। ये जो आप लोग कहते हैं ना कि मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो आपको पता हो कि मेरा पासपोर्ट 9 मई को ब्लॉक हुआ है। एज चीफ मिनिस्टर अभी तक मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, मेरा पासपोर्ट बंद पड़ा हुआ है। मैंने जो अप्लाई किया है पासपोर्ट के लिए बनवाने के लिए, तो उसमें उन्होंने अभी तक मेरा पासपोर्ट बनाया ही नहीं है। लेकिन खैर है, अफगानिस्तान को मैं बता रहा हूँ कि मैं पासपोर्ट के बगैर भी जा सकता हूँ। तो मदर साहब, ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वो बिटवीन द लाइंस क्या कहना चाह रहे हैं कि आप कहते हैं मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो क्या वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा पासपोर्ट जो है इस्टेब्लिशमेंट की वजह से ब्लॉक है? देखिए मती, पहली चीज तो ये जो जर्नलिस्ट के हवाले से था, अच्छी बात है बैरिस्टर गौहर साहब ने माजरत कर ली। इस चीज को हमें भी देखने की जरूरत है, हमारे यहाँ भी, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लोजन हो गया है मीडिया का कि बहुत सी चीज़ों को हमें भी खुद भी रिविजिट करने की ज़रूरत है। लेकिन आप जब भी जर्नलिस्ट को अटैक करेंगे हमेशा नुकसान होगा। आप कहते रहें वो जर्नलिस्ट किस का था, क्या था, हर तरह के इल्ज़ाम जर्नलिस्टों पे लगते रहे हैं, और कोई आज की बात नहीं है ना। ये सिर्फ पीटीआई का मसला है, हर जमात में हमने देखा, हमने तो MQM का ज़माना भी भुगता हुआ है, और इवन 2013-14 में भी जब पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च और धरना था, उस दौरान बहुत से वाक़यात हुए। सही। मैंने ज़ाती तौर पे इमरान खान साहब से ये बात की थी कि इससे आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। MQM से भी हम यही बात करते थे कि आपको नुकसान होगा जर्नलिस्टों को, क्योंकि जर्नलिस्ट ने तो अपना काम करना है, उसने रहना है। आप उससे एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन अल्टीमेटली मीडिया ने रहना है। तो बेहतर ये है कि मीडिया से ताल्लुकात, तो अच्छी बात है बैरिस्टर गौहर साहब, और मेरा ख्याल है दोनों साइड्स को इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। अब ये गंडापुर साहब ने जो बयान दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ लोग कहते हैं मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो ये पासपोर्ट ब्लॉक हो गया। तो ये कि पहली तो चीज ये है कि चीफ मिनिस्टर का पासपोर्ट ना बनना भी अजीब व गरीब बात है, और अगर ऐसा है तो ये बात इससे हट के कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, वो अफगानिस्तान जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे नहीं जा रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर का पासपोर्ट ना बनना जो है वो निशानदेही करता है कि जो एक जनरल पॉलिसी है टुवर्ड्स पीटीआई, ये उसी की निशानदेही करती है कि जनरली चाहे हम उसमें कहें कि शायद चीफ मिनिस्टर का जो है वो रुख इस तरफ है, लग यही रहा है। क्योंकि अगर याद हो आपको कि चीफ मिनिस्टर ने कल परसों एक बयान दिया था कि वो जो है वो जल्द ही एक बड़े जलसे का ऐलान करने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और वो उनका कहना था कि वो 5 रोज़ पहले ऐलान करेंगे। वो कब ऐलान करेंगे ये पता नहीं इस वक्त, लेकिन पीटीआई को जनरली एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है, और खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट है, और वहाँ अभी केपी में जो सैलाब आया था उससे खासी तबाही हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर का मसला भी जो है वो हल नहीं हो पा रहा। लग यही रहा है कि चीफ मिनिस्टर भी शायद अब उस तरीके से गुड बुक में नहीं रहे हैं। चलें, सही। माजिद निज़ामी साहब, पीटीआई की जो टीटीपी के हवाले से उनसे मुज़ाकरात की जो पॉलिसी है, और उसके अलावा जो ज़बरदस्ती अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने की जो मुखालफत है, आप समझते हैं कि ये पीटीआई को सियासी तौर पे ऐसी पॉलिसी बनाने का कोई फ़ायदा है?
असल में हुकूमत वक्त और रियासत की जो पॉलिसीज हैं, चूंकि तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ है और इस हद तक मामला आगे बढ़ गए हैं कि फिलहाल को मुफाहमत की सूरत नजर नहीं आती, तो मुझे लगता है कि अफगान मुहाजिरीन और ये जो फौजी ऑपरेशन का मामला है, इसमें तहरीक इंसाफ का ये असूली मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि वो इसलिए इसकी शद्दोमद से मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि रियासत और हुकूमत वक्त उसकी हमायत में है। इसलिए ये बुग़्ज़ का मामला ज्यादा लगता है, क्योंकि इस सारे मामले के अंदर एक कंट्राडिक्शन ये भी है कि जो पुलिस है या वहाँ की जो लोकल आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो भी फ्रंट लाइन पर हैं और वो भी दहशतगर्दी का निशाना बन रही हैं। मगर माजिद साहब, अगर मंतक देखी जाए इस पॉलिसी के पीछे, तो मुज़ाकरात कोई बुरी चीज़ नहीं है, और फिर अफगान मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती जो हम वापस भेज भी रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक बैनुल-अक़वामी ऑब्लिगेशंस भी हैं हमारी रेफ्यूजीज़ के हवाले से, तो क्या हम उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे? तो क्या इसके पीछे मंतक और असूल नहीं है जो PTI की पॉलिसी? देखिए, ये तो बड़ी आम फहम सी बात है कि अफगान मुहाजिरीन की जो बेदखली है, उसका बिल्कुल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खारजा अमूर से ताल्लुक है, और अगर पाकिस्तान को TTP के हवाले से अफगान तालिबान से कोई मदद मिल जाती या पाकिस्तान की जो भी डिटेल्स हैं या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंसीडर किया जाता, तो ये सारा मामला नहीं होता। और ये अफगान तालिबान पर दबाव के लिए ही ये किया जा रहा है, जिसका फिलहाल कोई असर भी नहीं हो रहा। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मामला सिर्फ ये है कि जब गैर पायदार और गैर मुस्तहकम पॉलिसी होती है तो उसका नुकसान ज्यादा होता है, और इसी वजह से हमने ये देखा है कि चूंकि हमारी पॉलिसी मुसलसल नापायदार है और उसके अंदर तब्दीली आती रहती है, तो ये ह्यूमंस का मसला है, ये लाखों लोगों का मसला है। साबका कबायली इलाके फाटा का जो प्रॉब्लम है, ये कोई रोबोट्स या मशीनें नहीं है कि आपकी आज पॉलिसी बदल गई है तो सब कुछ उसी के तनाजुर में होना शुरू हो जाएगा, तो इसका ज्यादा नुकसान है। मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए और इस हवाले से रियासत की पॉलिसी भी वाज़ेह होनी चाहिए, लेकिन ये जो एक वक्त में फाइल खुल जाती है और फिर बंद हो जाती है, तो मेरा ख्याल है उसका नुकसान ज्यादा होता है। और इस वक्त भी यही हो रहा है कि हमने मुज़ाकरात के नाम पर उनके साथ सेटलमेंट तो की और अब वही हमारे गले पड़ चुकी। बहरहाल ये जो फाइल है, इसकी कस्टडी भी जो है वो मेरे ख्याल में सिविलियन हुकूमत और मुंतखब हुकूमत के बगल में होनी चाहिए, और उसकी ओनरशिप भी होनी चाहिए, पार्लियामेंट की ओनरशिप होनी चाहिए, और सिविल सोसाइटी की, इंटेलिजेंसिया की ओनरशिप होनी चाहिए। फिजुल्लाह न्याज़ी साहब, जो PTI के लिए मज़ीद सज़ाओं का ऐलान हुआ है लाहौर की एक अदालत से, जज साहब की एक पुलिस गार्ड की गाड़ी को जलाने का इल्ज़ाम था, उसमें आपके वही 3 सीनियर रहनुमा जो हैं उनको एक बार फिर 10-10 साल कैद की सज़ाएँ सुना दी गई हैं। और दूसरी तरफ हसन न्याजी ने भी लाहौर हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है फौजी अदालत की सज़ा के ख़िलाफ़, तो वो अपील का हक़ मिला तो नहीं है अभी तक, हुकूमत की तरफ से कोई कानून साजी भी नहीं हुई, तो ये क्या मामला है? मतलब ये बदकिस्मती है कि जो हमारी ताकतवर रियासत है उसके मुकाबले में जब भी कोई आप केस करते हैं तो अमूमन अदालतें हमारी जो है वो दोजान हो जाती है, उसके सामने सर झुका देती हैं और वो कहते हैं तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो एक ही तरह का रवैया है। हसन न्याजी साहब का एक जो केस है वो ये है कि उनकी जो कस्टडी है वो कानूनी तरीके से हुई नहीं है। अब जब हमने की है पटिशन जो कि कल इंशाअल्लाह लग रही है और वो सुनी भी जाएगी उम्मीद है, और अल्लाह करे कि आपके थ्रू जो आवाज़ आपने उठाई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, उस पर उन्होंने आज मामूली सा ऑब्जेक्शन लगाया कि जो वो लेटर है वो मुसद्दका कॉपी नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। अब तकलीफ मुझे ये हुई है कि जब यही लेटर जो है प्रोसिक्यूटर जनरल ने हाई कोर्ट को दिया तो इसी बिहाफ पे मेरी जो हैबियस कॉर्पस थी इन्फेक्चुअस करा दे दी गई। दिसंबर 2 में सजाएं सुनाई गई, लेकिन आज तक किसी को डिसीजन नहीं मिला। अब हाई कोर्ट को अगर कहते हैं जाने तो न जाने, गुली न जाने, बाग तो सारे जाने हैं। अब हाई कोर्ट जो है उसको ये भी नहीं पता कि आज तक हमें डिसीजन किसी को नहीं मिला, ना उन्होंने जो कि फैसला दिया जाता है अखबार के जरिए
पता चला, टीवी के पता चला ये तो इतनी सजा 10 साल 5 साल 7 साल। इसका मतलब ये कि अभी तक फौजी अदालतों की ऐसा निज़ाम है न्याय साहब, अभी तक फौजी अदालतों की सजाओं के खिलाफ अपील भी दायर नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कानून साजी भी नहीं हुई, अपील का हक भी नहीं दिया गया। और अभी ये सीरियस 45 में कानून साजी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन नहीं हुई। उसी सीएम आईनी अदालत ने कहा कि 45 में कानून साजी करें, लेकिन नहीं हुआ। उसकी कंटेम्प्ट फाइल की गई, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन लगा के जो होते हैं ऑफिस ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दी गई। चलें ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं हफीजुल न्याय साहब, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आएंगे। वेलकम बैक। साफी प्रोग्राम में अदालती महाज के ऊपर इस्लाहात भी ज़ोर शोर से जारी हैं। नए अदालती साल के आगाज़ के मौके पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक बड़ा एजेंडा सामने रखा है और इस हवाले से उन्होंने एक तकरीर भी की जिसमें अपनी सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और इस्लाहात से मुतल्लिक़ उन्होंने आगाह किया। मदर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है जो चीफ जस्टिस की तकरीर थी उससे आपको क्या लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और अदलिया जो है आने वाले वक्त में या नए अदालती साल के अंदर अपना आईनी किरदार भरपूर अंदाज से अदा कर पाएगी? मती, मैं आपके बाकी गैस को तो नहीं सुन सका क्योंकि सिर्फ आपकी आवाज़ मुझे आ रही थी, बाकी किसी की नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे बिल्कुल वो एक तरीके से शायद उससे भी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल जो 98 का रिवाइवल लगता है मुझे। अगर आपको याद हो कि 98 में सुप्रीम कोर्ट जिस तरह डिवाइडेड थी, जस्टिस अजमल मियाँ अलग थे, जस्टिस सज्जाद अली शाह अलग थे, आज भी वही सूरत हाल होती है। कैसे आप कोई अदालती रिफॉर्म्स कर पाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट ही डिवाइडेड हो? 4 जजेस के ख़त लीक होने चाहिए नहीं होने चाहिए एक अलग डिबेट है, लेकिन इससे तो एक चीज़ तो साफ जाहिर है कि जजेस में इख्तलाफात बियॉन्ड वो है, यानी ऐसे नहीं है इख्तलाफात कि जिनको हम कहें कि एक नॉर्मल कोर्स में आप फैसलों में तो इख्तलाफ होना एक दूसरी बात है, तो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। लेकिन ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंसेस नज़र आते हैं, ये तो मैनेजमेंट डिफरेंसेस नज़र आते हैं जजेस के। उन खत पे मुझे तो हैरानगी, आज भी हैरानगी है, वन वे दी अदर। अगर 4 जजेस ने एक खत लिखा था या 6 जजेस आई डोंट रिमेंबर जिन्होंने लिखा था, जिनको थ्रेट्स थे, जो ये जिन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज की सर्विलेंस के हवाले से बात की थी, उसका कोई नोटिस ही नहीं लिया गया, उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। बिल्कुल सही। अच्छा माजिद निज़ामी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अभी चीफ जस्टिस की तरफ से एक हुक्मनामा भी जारी हुआ है, ख़त लिखा गया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत को, बल्कि वज़ारत दाखिला को, कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं जो तकरीबन 200 के करीब तकरीबन बनते हैं जो अभी हयात हैं, हर रिटायर्ड जज को भी 3 पुलिस एहलकार बतौर सिक्योरिटी दिए जाएंगे। क्या चीफ जस्टिस इंतज़ामी तौर पे कोई ऐसा हदायत हुकूमत को जारी कर सकता है, या ये मामला इनफरादी तौर पे जजेस को जिसको सिक्योरिटी चाहिए उसको हुकूमत से बराह रास्त रब्ता करना चाहिए, ख़ासतौर पर रिटायर्ड जज को? जब इस तरह के हुक्मनामे होते हैं या अदालती पैकेजेस की बात होती है, रिटायरमेंट के बाद जजेस की पेंशन की बात होती है, तो हुकूमतें अमूमन इन तमाम मुतालबात को इसलिए मान लेती हैं कि उससे फिर वो जो अदालती इंतजामिया के साथ फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है, और हुकूमत इसको इसलिए तस्लीम करके आगे चलती है ताकि उन्हें मुस्तकबिल में कम से कम साहब, आपको नहीं लगता कि जिस अदालत में हुकूमत मुदाखलत उसको पसंद नहीं किया जाता, इसी तरह क्या हुकूमती मामलात में चीफ जस्टिस को मुदाखलत करनी चाहिए कि वो तय बताएं कि इतने पुलिस अफसर दे दें, रिटायर्ड जजों के घर के बाहर लगा दें? क्या ऐसे अहकामात अदलिया दे सकती है या सुप्रीम कोर्ट इंतजामी साइड पे? देखिए, इस तरह के इंतजामी फैसलों के हवाले से उन्हें डायरेक्टिव्स नहीं देने चाहिए। मामला यह है कि ये तमाम चीजें हुकूमत इसलिए कबूल करती है ताकि वो अदलिया के इदारे को बतौर इदारा प्लीज कर सके, उनको खुश कर सके, ताकि आइंदा जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसमें बेहतर। जी न्यायी साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले में? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। एक हर इदारा जो है पाकिस्तान में, हर प्राइवेट सेक्टर जो माफिया बन चुका है और यूनियन बनी हुई है, उनके मुजरा भी आप उनको वैल्यूएट करें तो बिल्कुल एक शोर होगा खड़ा हो जाता है। मैं तो पहले भी समझता हूँ कि जितनी उनकी तनख्वाहें और पर्क्स हैं ये बिल्कुल गैर फितरी है।
बिल्कुल नामाकूल है। और हर दफ़ा उन्होंने ही फैसला किया है कि हम 18 लाख का, 20 लाख का, 15 लाख का पैकेज लेके जाएंगे। जो 3-3, 4-4 साल सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं, वो वहाँ से निकलते हैं तो दिहाड़ी लग जाती है उनकी 8-10 करोड़ की, 7 करोड़ की। आप बेशक निकलवा लें इनके, और बहुत शुक्रिया, लोगों बहुत शुक्रिया पार्लियामेंट में। ठीक, बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ साहब। मज़हर अब्बास, माजिद निज़ामी, सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।